हेलो स्टूडेंट, मैं हितेश मिश्रा स्वागत करता हूँ हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ साथ पीवाईक्यूज के मेन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हुए देखेंगे। ठीक है, तो सर्कल को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो पहले हम एमसीक्यूज के टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जैसे मान लो ये सर्कल है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने वाली लाइन वो कहलाती है कोड। याद रखना, सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट को ज्वाइन करवाने वाली लाइन होगी कोड। सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट को ऐसा ज्वाइन करवाए जो सेंटर से पास ऑन हो। यहाँ पर वर्ड एक याद रखना, ज्वाइन आ रहा है, ज्वाइन करने वाला कोड होता है। और अगर वो सेंटर से पास ऑन हो तो वो कहलाएगी डायमीटर। लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हो, सर्कल के 2 पॉइंट से वो इंटरसेक्ट हो रहा हो तो वो कहलाएगा सेकेंड। यहाँ पर एक वर्ड मिलेगा, इसको मिलेगा सेकेंड, है ना, इंटरसेप्ट। सेकंड के अंदर क्या वर्ड मिलेगा? इंटरसेप्ट। अगर वो बाहर से ही टच करा के जा रहा है ऐसे, तो फिर वो पॉइंट जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? टेंजेंट। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं प्रीवियस ईयर में हम देखते हैं। उसमें से लिखा हुआ है सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन। तो देखो, इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होगी सेकंड, बट अगर वो क्वेश्चन में से बोलता 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तो फिर वो क्या होता? फोर। सर, सेंटर से ज्वाइन करने वाली, सेंटर से क्रॉस होते हुए 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती डायमीटर। सर्कल को बाहर से ही एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली, देखो अगर सिर्फ ओनली वन पॉइंट होगा तो होगा टेंजेंट, और अगर वो 2 पॉइंट्स होंगे तब वो क्या कहलाएगा? सेकंड। इनकी चीजों के ऊपर ध्यान रखना, 2 पॉइंट देगा तो सेकंड है और 1 पॉइंट करेगा तो वो टेंजेंट है। अच्छा, जो टेंजेंट होता है ना, वो सर्कल को एक्सटर्नली ही टच करता है, इंटरसेक्ट करता है ना, एक्सटर्नली। जबकि हमारा जो सेकंड होगा वो अंदर से होकर जाएगा, इंटरनल इंटरसेक्ट करेगा। जबकि ये कैसे करेगा? एक्सटर्नली करेगा। फिर यहाँ पर हम लोगों ने थ्योरम पढ़ रखी है कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर? टेंजेंट के ऊपर। ये हमारी एक फर्स्ट थ्योरम है। सेकंड थ्योरम, अगर मान लो मैंने कोई सर्कल लिया और कहा कि जो हमारा टेंजेंट है, हमारा जो टेंजेंट है, तो जो रेडियस होती है, ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पर 90 ही क्यों हुई? 90 से कम या 90 से ज्यादा क्यों नहीं? तो उसके पीछे का जो रीजन है वो ऐसा देना है। मान लो यहाँ पर पॉइंट है कोई ए, और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेता हूँ बी, और यहाँ कोई पॉइंट मान लेता हूँ सी। तो जब आप इसको मैच करोगे ऐसे, तो आप इसकी, अगर हमसे क्वेश्चन पूछे ना कि रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट थ्योरम को प्रूव करो, तो हम ऐसे बोलेंगे कि हमने ऐसा डायग्राम बनाया कि हमने टेंजेंट के 3 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट बी ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट सी ले लिया। ये जो टचिंग वाली लाइन होती है, जो सेंटर का, सर्कल का भी पॉइंट हो और टेंजेंट का भी पॉइंट हो, उसको कहते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट, है ना। एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है, बाकी ये 2 टेंजेंट के पॉइंट्स ले लिए वैसे, है ना। तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये जो है हमारे पास ओबी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है, ओसी वाली जो डिस्टेंस है वो भी ज्यादा है, बट ओए वाली जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रही है। कैसा पाथ कवर कर रही है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रही है। तो जहां भी शॉर्टेस्ट पाथ कवर होता है ना, वहां पर 90 डिग्री वाला, इसमें हमारा रीजन ये रहेगा। मैंने कहा कि मैंने 3 पॉइंट ले लिए, कहा कि ओबी जो है वो लॉन्गेस्ट होगा, ओबी जो है वो ओए से बड़ा होगा, डिस्टेंस ऑफ ओबी ग्रेटर इक्वल देन डिस्टेंस ऑफ ओए। ऐसे ही सच दैट ओसी जो है वो भी ग्रेटर देन है किससे? ओए से। वी नो दैट जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना वो कितने डिग्री का, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा कितने का होता है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर हो रहा है वो ओए की फॉर्म में हो रहा है, इसलिए ये जो ओए होगा वही हमारा क्या होगा? 90 का होगा। शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ओए जो होगा वो कितना होगा? 90 होगा। और हमें पता है ये कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, तो सेंटर से यहाँ पर मिलने वाली जो लाइन होगी वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगी, जबकि ओरो में वो लॉन्गेस्ट पाथ कवर करेगी। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर करती है उसको ही हम क्या, उधर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। इसलिए सेंटर से जब भी टेंजेंट के ऊपर लाइन ड्रॉ की जा रही है तो वो हमेशा ही क्या हो रही है? परपेंडिकुलर हो रही है। समझ में आई? अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है ना, ये ए है, ये परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है ये ओ से ही क्यों गई? ओ डैश से क्यों नहीं गई? तो आप ऐसे बोलोगे कि जो एंगल ओ ए बी है वो 90 दिख रहा है बाई फिगर, बट ओ डैश ए बी जो है वो 90 से क्या दिख रहा है? बताओ, 90 से छोटा दिख रहा है, एक्यूट एंगल 90 से छोटा।
ये 90 है, तो ये वाली जो लाइन होगी वो 90 से छोटी होगी। जो OAB है, वो 90 से क्या दिख रहा है? छोटा। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ बनने वाला एंगल कितने का होता है? 90। 90 का एंगल है, तो हम लोग बाई फिगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो हमारी 90 डिग्री होगी वो पास होनी किससे होगी? सिर्फ सेंटर से ही होगी। बाकियों में अगर मैं इस तरफ मूव करूंगा तो वो लेस देन होगा, अक्यूट एंगल बनेगा, और इस तरफ अगर इसको मूव करूंगा लाइन को तो ये ऑब्ट्यूज होगा। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही जो होगी, जो कहाँ से पास ऑन होगी? ओ से पास ऑन होगी। इसलिए और कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा नहीं जहाँ पर परपेंडिकुलर जो होगा वो सेंटर की जगह किसी और से पास ऑन हो। ये दोनों थ्योरम समझ में आए। रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट में हम क्या करेंगे? 3 पॉइंट ले लेंगे और कह देंगे कि बाकी जो डिस्टेंसेज हैं वो सारी ज्यादा है, जबकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कॉन्टेक्ट पॉइंट के साथ ही बन रही है। तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि यहाँ बनने वाली जो एंगल होगा वो कितने का होगा? 90 का होगा। इस वाले क्वेश्चन में हम ये प्रूफ करवा रहे हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो सेंटर से ही क्यों पास ऑन हो रहा है, क्योंकि अगर मैं सेंटर से इस तरफ मूव करूंगा लाइन को तो वो एक्यूट एंगल होगा, बाई फिगर वी ऑब्जर्व दैट। और अगर मैं इस तरफ मूव करूंगा लाइन को तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। इसलिए हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से ही क्या होगा? पास ऑन होगा। इसके अलावा हमारे पास एक थ्योरम आएगी जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। और जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट होता है और जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है उसके बीच में बनने वाला एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 1। ऐसे करते हुए हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ रहे हैं। तो हमने बोला कि ये सर्कल है, मान लिया कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट होगा, जैसे मान लो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सेंटर है O। तो ये हमने फर्स्ट टेंजेंट खींची, मान लिया इसका नाम B। ये मैंने सेकंड टेंजेंट खींची, ये हो गया C। याद रखना, एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप एक सर्कल पे सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, हमें प्रूफ करना है, जैसे मान लो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो आप क्या करोगे? इसको ज्वाइन करा दो। इसको O को B से ज्वाइन करा दिया, O को C से ज्वाइन करा दिया। जो ये C पॉइंट है ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है टेंजेंट AC का, और जो B है वो भी कॉन्टेक्ट पॉइंट है किसका? टेंजेंट AB के लिए, है ना। ये कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया, क्योंकि ये सेंटर का सर्कल का भी पॉइंट है और टेंजेंट का भी पॉइंट है। तो हमने यहाँ पर 2 टाइप के ट्राइंगल में कंस्ट्रक्ट कर लिया। एक ट्राइंगल का नाम हमने रखा इन ट्राइंगल AOB, और एक ट्राइंगल हमने ले लिया है AOC। हम यहाँ बोलेंगे कि जो हमारा OB है और जो हमारा OC है वो सेम रेडियस है। बताओ दोनों की रेडियस सेम है क्या? फिर हमारे पास जो A है, AO है, वो दोनों में ही हमारे को क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। इसके अलावा हमारे पास जहां पर रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C दोनों ही कितने के हैं? हम बोल देंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, देखो 90 है, 90 है मतलब राइट एंगल है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, वो हमारा रीजन है, तो आर, और बची भी क्या गई? एक साइड। हमारा यहाँ पर रूल लगेगा वो कौन सा लगेगा? RHS। RHS कॉन्ग्रेंट रूल के बेस पर हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्राइंगल AOC के साथ। अब यहाँ से हम लोग कुछ रिजल्ट बनाएंगे। क्या? ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्राइंगल AOC के साथ, तो इसका मतलब ये हो गया कि बाई CT में कह सकता हूँ कि जो AB होगा वो AC के क्या होगा? इक्वल होगा। AB और AC इक्वल हो गए, मतलब टेंजेंट की लेंथ क्या हो गई? एक चीज तो हमने ये प्रूफ की। दूसरी चीज हमने ये प्रूफ की कि एंगल A इक्वल टू क्या होगा? एंगल A होगा। और एंगल A इक्वल टू एंगल A होगा। एंगल O इक्वल टू क्या होगा? एंगल OB होगा। तो अब बताओ, एंगल A इक्वल टू एंगल A होगा मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और एंगल O यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा? बात समझ आई? मतलब कि जो हमारे को ये जो AO लाइन मिलेगी वो एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर लाइन है। कैसी लाइन है? एंगल बाइसेक्टर लाइन, जो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल O को भी क्या कर रही है? बाइसेक्ट। अब आप मेरे को एक बात बताना, ये क्या क्वाड्रिलेटरल है? पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड। तो ABOC क्या क्वाड्रिलेटरल है? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये 90 और ये 90 तो कितना हो गया? 180। यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा वो भी कितना होगा? 180। मतलब एंगल A प्लस एंगल O वो कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल B प्लस एंगल C ये दोनों भी 180 है। कैसे? ये 90 और ये भी 90, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये भी 90 ये भी 90। तो हमारे पास चार साइड दिख रही है, AB OB OC
AC, 4 साइड्स वालों को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं और क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो कितना होता है 360। तो हम यहाँ से भी एक रिजल्ट बना सकते हैं कि ये वाले एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाइसेक्ट होता है। इन केस अगर ये 30 का है तो बताओ ये भी कितने का होगा, 30 का होगा। हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा 180 का होता है दोनों का सम। तो 30 और 30 ये 60 का है, ये 60 का है तो ये कितने का होगा 120 का होगा। क्यों? क्योंकि इनका सम कितना होता है 180। तो ये 60 का है तो ये 120 का होगा, 120 के दो बाइसेक्ट पार्ट करूंगा तो कितने कितने के हो जाएंगे, 60 60 के हो जाएंगे। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? मैच भी कर लो, 90 और 60, 150 150 और 30, ट्राइंगल बन गया ना, ये ट्राइंगल ही था। ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना हो गया 180। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, ये थ्योरम्स थी, उस थ्योरम के बेस पर हमने आंसर्स बना दिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा सर्कल जिसके अंदर क्वाड्रिलेटरल हो। कुछ थ्योरम बता रहा हूँ फिर क्वेश्चन के ऊपर लेके चलूंगा। ऐसा सर्कल जिसके अंदर क्वाड्रिलेटरल हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो चीजें याद रखनी है, क्या क्या? अपोजिट एंगल का सम 1 2 3 4। तो अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो होता है 180। अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180। पहला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। दूसरी चीज कि जो हमारा, जैसे मान लो यहाँ पर मैं ए बी सी डी से दिखाऊं, ए बी सी और डी, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा और एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना होगा 180। दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि इनका जो सम होगा, ठीक है, चलो ये तो यहाँ हो गया। अच्छा, एक ऐसी शेप बने जिसके अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल आ जाए। कुछ ट्रिक दे रहा हूँ डायरेक्ट एमसीक्यू बेस पे, इसमें तो हम लोग ऐसा बताएंगे ना, अगर हमारे पास ऐसा कोई शेप आ जाए कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल हो, तो ध्यान रखना कि जो अपोजिट साइड्स होती है उनका सम भी क्या होता है इक्वल। कहने का मतलब अगर ये 6 का है, ये 8 का है, ये 9 का है, तो ये कितने का होगा? तो आप बोलोगे कि अपोजिट साइड्स का सम है 70, तो इस साइड का सम भी कितना होगा 70। ये शेप याद रखना, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इस शेप के अंदर हम ये कह रहे हैं कि अपोजिट साइड्स जो होगी, है ना, 1 1 मार्क्स के आंसर्स बता रहा हूँ इसमें। अपोजिट जो शेप होगी, सॉरी अपोजिट जो साइड्स होगी उनका सम इक्वल होता है ऐसे वाले शेप के अंदर। तो 9 और 8 कितना होता है 17, तो ये 6 है तो बताओ ये कितने का होगा 11 का। प्रूफ करके बताओ। आप बोलोगे कि देखो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट कौन है, ए है, तो जो टेंजेंट की लेंथ होगी वो क्या होगी इक्वल होगी। तो आप बोलोगे कि सर ये एक्स का होगा, मान लिया कि ये एक्स का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने का है एक्स। तो फिर बचा हुआ ये कितने का होगा बताओ 6 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ये पूरा कितने का है 6 का है। इसको मैं 11 को दिखा के बता रहा हूँ कैसे आया 11। शॉर्ट ट्रिक बता दिया है मैंने, क्या कि अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है इक्वल। इसको प्रूफ करवा रहा हूँ मैं। ये x माना तो ये 6 माइनस एक्स हुआ, कैसे? क्योंकि पूरा 6 का है, ये पार्ट x है तो ये कितने का होगा 6 माइनस एक्स का। टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो बताओ ये वाला जो पार्ट अगर x का है तो फिर ये वाला पार्ट भी कितने का होगा x का। होगा या नहीं होगा? मान लो कि यहाँ पर p है, यहाँ पर q है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ r है और यहाँ पर क्या है x। तो अगर ये x का है तो ये भी x का। अब मुझे बताओ ये पूरा कितने का है 9 का, ये पूरा 9 का है, ये पार्ट x का है, तो बताओ ये कितने का होगा 9 माइनस एक्स का। ये 9 माइनस एक्स का है तो बताओ ये भी कितने का होगा 9 माइनस एक्स का। हो गया नहीं होगा? आगे हम बात करें, ये 6 माइनस एक्स का है तो बताओ ये भी कितने का होगा 6 माइनस एक्स का। ये अगर 6 माइनस एक्स का है तो ये भी तो 6 माइनस एक्स का ही होगा। टेंजेंट की लेंथ क्या होती है इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट बी के लिए। अच्छा, ये पूरा टोटल कितने का है? तो आप बोलोगे कि पूरा ये 8 का था। तो अब 8 में से इसको क्या करना है माइनस करना है। तो 8 में से 6 माइनस एक्स को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरा पार्ट है 8 का, ये पार्ट है 6 माइनस एक्स का, तो पूरे पार्ट में से 6 माइनस एक्स को माइनस करना है। तो अकेले 6 को माइनस नहीं करना है, 6 माइनस एक्स को पूरे को माइनस करना है। तो अंदर की साइन क्या हो जाएंगी चेंज, तो क्या बन जाएगा 8 माइनस 6 प्लस एक्स, यानी कि 2 प्लस एक्स। ये कितने का हो गया 2 प्लस, ये 2 प्लस एक्स का है तो ये भी कितने का होगा 2 प्लस। बात समझ में आ रही है? अब इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा, देखो मैंने इसका आंसर 11 बताया था ना, अब देखो इन सबको ऐड कर लो, बताओ पैरामीटर कितना आएगा। ये 9, ये 6, ये 8 और ये कितना है 11। ऐड करो 9 और 11, 20 20 और 6 26, 26 और 8 कितना हुआ 34, 34 हुआ। अब देखो इस बार में, अच्छा इन सबको ऐड करो, देखो 9 माइनस एक्स और एक्स, एक्स एक्स कट रहा है, एक्स एक्स कट रहा है, एक्स एक्स कट रहा है, एक्स एक्स कट रहा है। देखो 9 और 2 11, ये अकेला 9, ये अकेला 6, ये 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो सारे मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है ना उसमें एनसीईआरटी के अंदर। तो मैंने ट्रिक ही बता दी डायरेक्ट, क्या कि हमारे पास मान लो अपोजिट साइड्स दे रखी है,
जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये 6 है, ये 8 है। मान लो आपकी बार मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ये 7 है और ये 8 है। अब इसका कैसे सम कितना, ये साइड का जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि ये पूरा 14 का होगा, है ना। इनका सम 14 है, तो इनका सम भी कितना होगा 14, तो ये 7 है, तो ये भी कितना होगा 7। शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। अब कुछ पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। देखो, अगर मेरे को क्वेश्चन के अंदर एक ऐसी शेप मिल जाए, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, यहाँ पर दे रखा है, ऐसा कुछ बना के दे दिया, ये ओ है, ये क्यू है, ये मान लिया कोई एक्सटर्नल पॉइंट टी है, ये पी है, और मुझे कहा कि पी ओ क्यू ये 70 का है और ये एंगल फाइंड करना है, तो कर सकते हो। आप बोलोगे कि देखो सर ये सेंटर है, मान लेना ये सेंटर है ना, सर्कल, ये सेंटर है, ये 70 है, तो बताओ सेंटर से ये वाली ये रेडियस ही है क्या, सर्कमफेरेंस के पॉइंट को तो टच कर रही है, तो दोनों रेडियस इक्वल होगी। रेडियस इक्वल होगी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, 180 में से 70 गया तो 110, तो यानी कि ये 55 क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या बोलेगी कि दोनों एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो बच रहा कितना है 70, 180 में से 70 गया तो 110, 110 के टू इक्वल पार्ट कितने कितने के होंगे, 55 और 55। हम जानते हैं ये पूरा कितने का होता है 90 का, 90 में से 55 गया तो कितना बचा 35, यानी कि एंगल कितने का होगा। चलो जी, समझ आ रहा है, आगे बढ़े। आगे हमारे पास जैसे और क्वेश्चन अगर मैं देखूं, तो मान लो हमारे को ये क्वेश्चन ऐसा दिया, यहाँ दिया ओ, यहाँ दिया बी, यहाँ दिया सी और यहाँ दे दिया ए, और कहा कि ये 40 का है, बताओ ये कितने का होगा, बता सकते हो। अभी अपन ने पढ़ा था ये 40 का है ना, तो ये कितने का होगा बताओ, 140 का। अभी प्रूफ करवाया था थ्योरम में कि इनका सम कितना होता है 180। अच्छा, ये एंगल निकाल सकते हो, ये एंगल भी निकाल सकते हो, कैसे, हमें पता है कि ये दोनों रेडियस है, ये तो 180, ये तो 140 का हो गया, इनका सम कितना होता है 180 होता है। अच्छा, ये दोनों साइडें इक्वल है, दोनों साइडें इक्वल है क्योंकि रेडियस इक्वल है, रेडियस इक्वल है तो दोनों एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल। तो 180 में से 140 गया, ट्राइंगल है, 140 गया तो कितना बचा 40, 40 के दो इक्वल पार्ट कितने कितने के होंगे बताओ, 20 और 20। तो बताओ ये पूरा कितने का होता है 90 का, 90 में से 20 गया तो ये कितने का आएगा, ये भी कितने का होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। आगे हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, मान लो एक ऐसा डायग्राम दिया, यहाँ है ई, यहाँ है डी, यहाँ पर है एच, यहाँ पर है एफ, यहाँ पर है एम, यहाँ पर है के, और हमें कहा कि ई के जो है, ई के, ई के वो कितने का है 9 का। तो फाइंड करना है हमें पैरामीटर ऑफ ईडीएफ, ईडीएफ का पैरामीटर फाइंड करना है, करें। ईडीएफ मतलब इसका पैरामीटर फाइंड करना है। अच्छा, ई के कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। आप बोलोगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो अगर ई के 9 का है तो ई एम भी कितने का होगा 9 का होगा। अच्छा, ये वाला पार्ट अगर मेरा एक्स का है तो बताओ ये कितने का होगा 9 माइनस एक्स का, पूरा पार्ट अगर 9 का है, ये पार्ट अगर मैंने एक्स एज्यूम कर लिया तो ये कितने का होगा 9। ऐसे ही ये यहाँ पर अगर एक्स है तो बताओ ये भी कितने का होगा एक्स का होगा। ये वाला पार्ट अगर एक्स का है तो ये वाला पार्ट भी कितने का होगा एक्स का, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट कौन है डी। अब इस, ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये टेंजेंट की लेंथ यहाँ भी तो इक्वल होगी, ये एक्स का तो ये भी एक्स का। ऐसे अज्यूम करो, मान लो ये पूरा 9 का है, इसको आपने एक्स अज्यूम किया, सर आप एक्स ही तो अज्यूम कर रहे हो, तो अगर मैं वाई अज्यूम कर लूँ, ये वाई का, तो बताओ ये कितने का होगा वाई का, तो फिर ये कितने का होगा 9 माइनस होगा नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक बात बताना कि अगर पूरी लेंथ इक्वल है ना, पैरामीटर निकालना है, तो ये वाला एक्स का माना है वाई नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ क्या है दोनों की इक्वल है। तो अगर मैं इसको एक्स ही मान रहा हूँ, ये भी कितने का होगा एक्स का, और ये कितने का हो जाएगा 9 माइनस एक्स का।
ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कुछ और डिजिट दे रखा है, तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये चीज़ दी हुई है। अच्छा, तो हमारे को ईडीएफ पूछ रहा है कि पैरामीटर निकालना है, तो बताओ पैरामीटर ईडीएफ का कितना कितना होगा? 9 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स से एक्स कट रहा है, 9 प्लस 9 कितना हो गया? 18। सर आपने इसको y क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा है, ठीक है? तो टेंजेंट अगर लेंथ पूरी है, तो ये वाले जो पार्ट्स होंगे, ये भी क्या होंगे? इक्वली तो होंगे। अगर पूरी लेंथ इक्वल है, तो उनके पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वली होंगे, है ना? ठीक है, आगे चले। तो अब मैं ऐसा एक डायग्राम बना रहा हूँ, और इस डायग्राम में मेरे को दे दिया, यहाँ ए दे दिया, यहाँ डी दे दिया, यहाँ सी दे दिया, और यहाँ क्या दे दिया? बी दे दिया, और बीच में दे दिया ओ, ये ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये कह रहा है, डायग्राम थोड़ा देख लेना ना, ये ओ है, ये क्यू है, इसको आर बता रहे हैं और इसको पी बता रहे हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए बी है वो है 29, ठीक है, और ए डी जो है वो है हमारे पास 23, एंगल बी पर 90 बन रहा है, डी एस जो है, डी एस डी एस डी एस जो है वो है हमारे पास 5, तो रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये 5 का है, तो ये भी कितने का होगा? 5 का। ये पूरा 23 का है, तो 23 में से ये 5 गया तो ये 18 का, तो ये 18, तो ये भी कितने का होगा? 18 का। ये पूरा 29 है, 29 में से ये 18 गया तो ये कितने का? 11। ये 11, तो ये भी 11। मुझे बताओ, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये भी 90, ये 90 हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने थ्योरम से प्रूव कर लिया, तो बचा हुआ भी 90 होगा। सारी साइड्स इक्वल है, सॉरी, सारे एंगल्स इक्वल है, और हमारे पास ये वाली साइड्स, एडजेसेंट साइड्स भी क्या है? इक्वल है। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है तो वो स्क्वायर ही होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तब तो वो रेक्टेंगल होता है, और अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो वो क्या होता है? स्क्वायर। यानी कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होगी? इक्वल, यानी कि रेडियस कितना आ जाएगा मेरे पास? 11 आ जाएगा, ठीक है। ये अभी मैंने बताया था ना शॉर्ट ट्रिक, वहां से आ रहा है क्वेश्चन। फिर आगे हम चलें, तो एक ऐसा डायग्राम दिया, ये है पी का, यहाँ पर 90 बन रहा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, और कह रहा है कि जो रेडियस है वो 4 की है, टेंजेंट की लेंथ बतानी है। जो रेडियस है वो कितने की है? 4 की है, और टेंजेंट की लेंथ बतानी है, मतलब ये वाला पार्ट बताना है, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ। चलो, यहाँ 90 दिया हुआ है, अब क्या करें? तो तुम एक बात सोचोगे कि मुझे ये लेंथ निकालनी है, ये 90 था पूरा, तो इसका बताओ, इस वाले एंगल का और इस एंगल का बाइसेक्ट होता है, यानी कि ये 45 होगा क्या? ये भी 45 होगा क्या? ट्रिग्नोमेट्री लगा लो। मुझे ये दी हुई है, तो एंगल के सामने वाला ये तो 90 हो गया, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये एंगल हो गया। एंगल के सामने वाला कौन होता है? परपेंडिकुलर। अब वो बेस निकलवा रहा है कि वो सॉरी, वो हाइपोटेनियस निकलवा रहा है कि बेस निकलवा रहा है? हाइपोटेनियस, ये कैसे हुई? 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो बचा हुआ कौन होगा? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो बची हुई क्या हुई? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका फॉर्मूला 10 का, 10 45 के अंदर परपेंडिकुलर जितना होता है उतना ही कौन होता है? बेस, यानी ये भी कितने का आ गया? आ गया। आगे बढ़े, फिर हमारे पास ऐसा कोई डायग्राम आ गया, चलो इसको एक बार अब करता हूँ, है ना, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, थ्योरम का यूज करते हुए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। फिर मेरे पास मान लो ऐसा एक कोई क्वेश्चन है, ये डायग्राम है ऐसा, यहाँ पर ओ है, ये ऐसे मैच कर रहा है, यहाँ पर है पी, यहाँ पर है टी, यहाँ पर है क्यू, और ये है मेरे पास आर और क्यू पी टी, क्यू पी टी, ये दे रखा है 60, और पी आर क्यू फाइंड करना है, पी आर क्यू ये फाइंड करना है। तो मुझे बताओ, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो ये कितने का होगा? 30 का।
मुझे बताओ ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 30, तो बताओ ये भी कितने का? 30 का। 30 और 30 60, तो ये कितने का? 120 हो आएगा, 120। ठीक है। अब मुझे बताओ, आप ऐसे बोलोगे कि इनका सम 180 होता है, नहीं, वो सम 180 तब होता है वो जब हमारे पास यहाँ पर क्या हो, एक तो हो एक्सटर्नल पॉइंट और इधर कौन हो, सेंटर। ये तो सेंटर है बट ये एक्सटर्नल पॉइंट थोड़ी ना है, तो इनका सम 180 थोड़ा ना होगा। अब इसमें हम लोग 9th क्लास वाली थ्योरम लगाएंगे, कौन सी? सेक्टर थ्योरम। कैसे कि देखो, ये वाला पार्ट ये 180 है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये 180 है, तो ये वाला तो हो जाएगा मेजर आर्क, ये वाला हो जाएगा माइनर आर्क, पर ये वाला हो जाएगा माइनर आर्क, और ये कौन सा हो जाएगा, मेजर आर्क। आप बोलोगे कि इसको मैं अगर ऐसे मैच कराता हूँ, याद आ रहा है कि सेंटर वाला डबल होता है, ये वाला कौन होता है, हाफ होता है, तो ये कितना होगा, 60। अब ये क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, एक दो तीन और चार, तो ये 60। तो अभी बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180, तो ये 60, तो ये कितने का होगा? क्या बात समझ आ रही है? वापस समझा देता हूँ। आपको दिया हुआ है ये 60, थ्योरम से ये 30, ये 30, तो ये 30 आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो ये कितना आएगा, 120 ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। फिर हमने सेक्टर थ्योरम पढ़ रखी है कि माइनर आर्क पे जो सेंटर होता है, सेंटर अगर आ रहा है तो ये तो डबल होता है, और मेजर आर्क वाला इसका क्या होता है, हाफ। सेम कोड के लिए ना, सेम आर्क पॉइंट के लिए, तो ये 120 है, तो ये कितना होगा, 60, है ना। अब हमारे पास 4 पॉइंट आ गए सर्कल के, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180, तो ये 60 का, तो ये कितने का होगा, 120। आगे बढ़े, तो फिर है हमारे पास ऐसा कोई डायग्राम दे दे। यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, और हमें कह रहा है सी ए बी 30, सी ए बी ये 30 का है, ठीक है, और हमसे निकलवा रहा है पी सी ए, पी सी ए ये एंगल निकलवा रहा है। तो बताओ, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 30, तो ये भी 30, ये टेंजेंट है, तो ये कितने का होगा बताओ, 60 का। तो सिंपल इक्वेशन था। चलो आगे चलते हैं, ये डायग्राम है, ये 4 का है, ये 3 का है, ये पूरा 11 का है, और हमें इसकी लेंथ निकालनी है बीसी की। तो बताओ, ये मेरे पास मान लिया ए, ये है बी, और ये है सी, इस बीसी की लेंथ निकालिए। बताओ, ये 3 तो ये भी 3, ये 4 तो ये भी 4, ये पूरा 11 का है, 11 में से ये 4 गया, तो ये बताओ ये कितने का, 7 का, तो ये भी कितने का, 7 का, तो पूरी लेंथ कितने की हो गई, 10 की। चले आगे। फिर इसके अलावा अगर ऐसा कोई शेप दे दे हमारे को, बताओ ये 50 है, ये कितने का होगा, 40, ये कितने का, 40 होगा ना। ऐसे मान लो यहाँ पे कोई वो है, ये टेंजेंट है, तो ये पूरा कितने का होता है, 90 का। ये पूरा, ये 50 दे रखा है हमारे को, ये कितने का होगा, 40 का। ये 40, तो ये भी 40, ये कितने का होगा, 40 40 80 यानी कि कितने का होगा। और तो क्वेश्चन कुछ खास दिख नहीं रहे। चलो एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन दिखा देते करते हैं अपन इसमें, जिसमें हमारे को साइड निकालनी है। मान लो मेरे को एक ऐसा सर्कल दिया, और ये कोई डायग्राम बनाया टेंजेंट के फॉर्म में, ये ऐसा दिया, यहाँ पर दे रखा है ई, यहाँ दे रखा है ओ, यहाँ दे रखा है क्यू, यहाँ दे रखा है टी, यहाँ दे रखा है एस। ओपी जो है हमारे पास, ओपी वो है 2R, और ओ टी एस इक्वल टू ओ एस टी वो दे रखा है 30। सॉरी, ये मेरे को प्रूफ करना है, ये एंगल मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, मुझे प्रूफ क्या करना है, एंगल टी, ओ टी एस, ओ टी एस ये वाला एंगल निकालना है, कितना, 30, और ओ एस टी यानी ये भी 30 बताना है। तो मुझे बताओ पहले तो कि यहाँ पर ये वाली जो लाइन होती है, ये 90 बना, ये 2R बना, तो आप एक काम करो, अच्छा ये बताओ, ये वाली जो लाइन होती है कोड को अगर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, और ये एंगल बाइसेक्टर वाली जो लाइन होती है, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन और ये कोड वाली लाइन,
तो ये जब भी जहाँ पर ज्वाइन करती है वहां पर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 90 का। आगे बढ़े, यहाँ भी कितने का हो गया, 90 का। मैं एंगल पी ले रहा हूँ, कौन सा एंगल, P। तो पहले अपन ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ टी पी, ओ टी, इस ओ टी पी के अंदर मेरे को मान लो मैंने लिया एंगल पी, एंगल पी ले रहा हूँ, तो एंगल पी के सामने वाला तो हो गया परपेंडिकुलर, और ये बचा हुआ क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब साइन का फॉर्मूला, तो साइन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। आ रहा है, आगे बढ़े। तो इसके अंदर हमारे को और क्या दिया हुआ हो सकता है, एक बार क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज और भी है क्या, 2r है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें, 2r आ गया, साइन पी आ गया, हमारे से पूछ रहा है कि ये 30 का होना चाहिए, तो r, ठीक है। इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो ये r हो गया, रेडियस ही होगी ना ये तो, और ये कितनी है, 2r, तो लगा लो परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस मतलब साइन पी, इसमें इसको खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो क्या फॉर्मूला बनता है, परपेंडिकुलर तो कितना हो गया, ओ आर, हाइपोटेनियस हो गई 2r, आर से आर कट हुआ, साइन पी की वैल्यू कितनी आई, 1/2, तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 30 की, साइन का साइन से कंपेयर किया तो पी का आंसर कितना आ गया, 30 आ गया, यानी ये एंगल कितने का होगा, 30 का होगा, ये एंगल 30 का होगा। अब ये एंगल 30 का है, तो ये एंगल भी कितने का होगा, 30 का, 30 और 30 60, तो ये 60 का हो गया, तो ये 120 का, यानी ये भी कितने का होगा, 60 का, तो ये 60 तो ये भी। अब आप इसको मैच करोगे तो आपके पास ये पूरा 120 का है, एंगल के दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180, 180 होता है, तो ये 120 है, तो 80 के 180 बनाने के लिए 60 बच रहा है, तो यानी कि ये पार्ट भी 30 का और ये था पार्ट भी कितने का, 30 का। अच्छा अगर ये पूछता तो ये कितने का होता, 60 का, और ये भी 60 का। ट्रिग्नोमेट्री से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। और दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा हमारा एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला पार्ट दिया हुआ था, कि ये पूरा तो था 8 का और ये था 5 का, ये तो था 5 का और ये पूरा था 8 का। अभी अपन ने पढ़ रखा है कि ये जो लाइन होती है ये एंगल बाइसेक्टर लाइन होती है, ये एंगल का भी पार्ट, एंगल का भी बाइसेक्ट करती है, और देखो मैंने कोड को मैचअप करवाया है, तो कोड वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, याद रखना, कोड वाली लाइन और ये वाली लाइन हमेशा कोड को, इस लाइन को क्या करेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी ये 90 बनेगा। ये पूरा 8 दे रखा है, तो ये भी 4 का और ये भी 4 का, ठीक है। अब अगर अपने को ये टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ, टेंजेंट की, तो आप सिंपल सा ऐसे बात करना कि देखो ये मेरे पास एंगल ओ है, ट्राइंगल का इसका नाम मैं लेता हूँ आर, तो इन ट्राइंगल ए ओ आर से बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 16 गया तो 9, यानी कि मेरे पास जो ओ आर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारे पास ये तो बन जाता है। मुझे टी ए निकालना है, क्या निकालना है, टी ए। तो देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसमें तो एग्जाम्पल में तो बहुत बड़ा बता रखा है, आंसर हम छोटे में ले रहे हैं। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि एंगल ओ, एंगल ओ बनाने के लिए मैं एक बार ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए आर ओ, ए आर ओ, मैं अगर एंगल ओ ले रहा हूँ तो ओ के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस कितना होगा, बेस कितना होगा ओ आर, जो कितना आ चुका है, तो मैंने लिया टेन ओ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस कैसे बना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, पूरा 8 का था, 4 4 का हो गया, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ क्या हो गया, बेस। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल टी ए ओ,
यहाँ पर भी मैं क्या लूंगा, परपेंडिकुलर और बेस। अब मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ उसका रीजन सुनना, मैंने और क्यों डाटा कहने। यहाँ हम जानते हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट होता है, तो ये 90 के सामने वाला कौन है, हाइपोटेनियस। तो अपने को हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस थोड़ा फाइंड करनी है मुझे, तो एंगल के सामने वाला क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस तो फाइंड नहीं करनी, बेस मेरे को गिवन है, तो मैं सीधे सीधे किसके साथ जा रहा हूँ, परपेंडिकुलर और बेस के साथ। कैसे वापस समझना, ए टी ए ओ में ये 90 है, तो 90 के सामने वाला ये पूरा हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस की तो मुझे नीड ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में वो नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में तो वो परपेंडिकुलर पूछ रहा है। परपेंडिकुलर कैसे, ओ के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये पूरा परपेंडिकुलर। बेस मेरे को दिया हुआ है, तो यहाँ से भी मैंने क्या निकाल लिया, एंगल टेन की फॉर्म में आएगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन ओ इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, टी ए, और बेस कौन है यहाँ पर 5। आप बोलोगे कि ये भी टेन ओ को बता रहा है, ये भी टेन ओ को बता रहा है, ये जीरो नहीं है, ओ है ना। टेन ओ को बता रहा है, अगर आर एल एच एस से मैच कर रही है, तो आर एच एस भी आर एच एस से क्या करेगी, मैच करेगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करूंगा तो आंसर कितना आ गया, 20 अपॉन, तो टी अगर 20/3 है, तो टीबी भी कितना होगा, 20/3। वापस समझना, यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर करती है, ठीक है, परपेंडिकुलर पे। तो ये 90 के सामने वाला ये तो हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गई परपेंडिकुलर, पूरी 8 की थी, तो ये बाइसेक्ट से 4 बन गया, तो पाइथागोरस से ये 3 बन गया, ठीक है। तो एक बार तो हमने छोटा ट्राइंगल लिया है, वहां से 10 निकाला है, और एक बार हमने बड़ा ट्राइंगल लिया है, वहां से 10 निकाला है। 10 10 की इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा। ये कैसे इक्वल होगा, 90 के सामने वाला पूरा हाइपोटेनियस, ये गिवन था, ये वाली चीज हमारे को फाइंड करनी थी, तो जो चीज गिवन थी और जो चीज फाइंड करनी थी उसके बीच में रेशियो ले रहा हूँ, वो 10 की फॉर्म में आ रहा है, ताकि साइन और कॉस की फॉर्म में। एक लास्ट क्वेश्चन और देख रहे हैं हम, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखना इसमें, ये हमारे पास क्वेश्चन था ऐसा कि ये दे रखा था हमारे को ओ, ये दे रखा था पी, ये दे रखा था क्यू, और ये दे रखा था टी, और हमारे को प्रूफ करवाना था कि एंगल पी टी क्यू इक्वल टू है टू एंगल ओ पी क्यू। ये प्रूफ कराने के लिए एनसीईआरटी में इन दोनों एग्जांपल के आंसर थोड़े से लेंथी दे रखे हैं, मैंने इजी बता रहा हूँ क्या, कि हम ऐसे बोलेंगे कि ये सेंटर है, ये भी रेडियस होगी और ये भी क्या होगी, रेडियस, दो साइडें इक्वल, तो बाई आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, अगर इसको मैंने थीटा माना तो ये भी कितने का होगा, थीटा। किससे, बाई आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, पूरा 90 का होता है, तो बताओ ये वाला पार्ट कितने का होगा, 90 माइनस थीटा, तो बताओ ये वाला पार्ट भी कितने का होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा कितने का होता है, रेडियस तो ये है ना, ये थोड़ा ना रेडियस है, ये है ना रेडियस, तो यहाँ बनेगा ना पूरा 90, तो ये पार्ट थीटा का है, तो ये कितने का होगा, 90 माइनस थीटा। ऐसे ये पूरा पार्ट 90 का है, तो ये पार्ट ने थीटा ले लिया, तो बची हुई पार्ट कितना लेगा, 90 माइनस थीटा। इन ट्राइंगल टी पी क्यू की बात करें, तो ट्राइंगल के तीन एंगल का सम होता है 180, तो एंगल टी ऐसा का ऐसा, ये वाला पार्ट कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, ये वाला पार्ट भी कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, इक्वल टू में कौन चल रहा है, 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। 90 और 90 180, प्लस का 180 उधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। एंगल टी इक्वल टू कितना आ गया, 2 थीटा। एंगल टी का मतलब कितना हो गया, पी टी क्यू, टू ऐसा का ऐसा, ओ पी क्यू, पी कितना माना है, बताओ, 90 माइनस थीटा माना है या थीटा माना है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू थीटा माना है, थीटा ही है, तो यानी कि 2 OP, तो ये मेरा क्या हो गया, वापस समझाता हूँ। ये रेडियस इक्वल है, तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। हम जानते हैं रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो ये पूरा 90 का होता है, तो ये थीटा खा लिया, तो ये कितना खाएगा, 90 माइनस थीटा। ये थीटा खा लिया, तो ये भी कितना खाएगा, 90 माइनस थीटा। ट्राइंगल के तीन एंगल का सम होता है 180, तो 180 से अपन इसको ऑपरेट करेंगे, तो हमारे पास एंगल टी जो होगा वो 2 थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू मैंने क्या ली है, ओ पी, मेरा क्या हो गया, ठीक है। अगर हाँ, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।